आता आपल्या अकॅडमीचा पहिला व्हिडिओ आणि मला हे मुळात बेसिकली व्हिडिओ असं शिकवणं हे पटत नाही म्हणजे मला आवडत नाही, कारण तुम्ही बोलेल कसं काय मला माहित नाही. शिकवावं लागून राहिलं आणि त्याच्या मागचं कारण तुम्हाला माहित आहे की कोरोना आला, हे आलं, ते आलं, केसेस वाढून राहिले, इकडे वाढून राहिले, तिकडे वाढून राहिल्या, मग लॉकडाऊन लागलं. अब ये सब हो रहा है, तर त्याच्यात अजून एक पॉइंट येऊन राहिला आणि मला असं वाटतं की हे सर्व जे करावं लागून राहिलं ना, त्याच्या मागचं एक कारण आहे, ते म्हणजे हे जो कुछ भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट अगर तुम मुझे पूछोगे कि ये सब क्या हो रहा है और इससे क्या होगा, तो मैं बता सकता हूं कि ये होगा. सभी दुनिया वर्ल्ड बोल सकते तो तुम, इंक्लूडिंग अमेरिका. अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना. वो भी अगर किसी चीज से डर रही है तो वो है ये कोरोना वायरस से. क्या कोई डर नहीं रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से डर रहा है, लेकिन कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट होगा वो इससे भी बेकार होने वाला है इसकी वजह से. तो रिसेशन है क्या, मंदी है क्या. आजकाल तर तुम्ही पाहत असता ना, कोणी म्हणते मंदी आहे, बेकार काम आहे ना. जसे पहिले लोक थंडी म्हणत होते तसे आता मंदी म्हणायला लागले, नाही का. दोन लोक भेटलेत मधात तर त्यांच्या मधात डिस्कशन होते की मंदी आहे ना, मंदी फाळणं काय, हे आहे ते आहे. माझा एक बेसिक प्रश्न आहे की जो कोणी असं म्हणते की नाही की मंदी म्हणजे काय, मंदी बेकार आहे, हे आहे ते असं आहे, कोपऱ्यात नाही तर फक्त विचारायचं मंदी म्हणजे काय. सोपी है ना. एक बेसिक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछता हूं, व्हाट इज रिसेशन. रिसेशन है क्या. अगर इसका सवाल अगर तुम्हें मिल गया कि रिसेशन है क्या, तो शायद तुम इसके ऊपर कुछ बोल पाओ. और एकेडमी का टारगेट ही ये है, या एकेडमी का पर्पस ही ये है कि तुम्हें वो सब नॉलेज दो जो जरूरी हो, जिससे तुम्हें इकोनॉमी समझ में आए, जिससे तुम्हें ये समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या, है ना. मैं कोई रटा तुमको नहीं बताना चाहता कि एक्चुअल में है क्या. एक पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि रिसेशन आता कैसे है, रिसेशन होता क्या है, रिसेशन कंडीशन क्या है, और ये सब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और दुनिया इससे बाहर निकलती कैसे है. तो रिसेंट में भी तो रिसेशन चल रहा है, इस रिसेशन के ऊपर डिस्कशन करना. तो सबसे पहले तो ये समझ तो लो कि रिसेशन है क्या. अब इससे पहले जब रिसेशन आया था तो आया था 2008 में, जब पूरी दुनिया रिसेशन फेस कर रही थी. वो समय था 2008. और सदियों में कभी ऐसा रिसेशन आता है तो वो है ये वाला जो अभी आया है, जो कि बहुत डिफिकल्ट फेज से कंट्री गुजर रही है. और ये सबको पता है कि रिसेशन क्यों आया, तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा. पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है. कोरोना व्हायरस तुम्ही पाहिलं ना, चीन मध्ये आला होता, बरोबर, तिथून पूर्ण जगामध्ये गेला. और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. एक जगह अगर कहीं पे होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में होता है. तो सेम, और ग्लोबलाइजेशन तो उसी को बोलते हैं ना कि एक कंट्री की इकोनॉमी जो है दूसरे कंट्री के साथ में इंटीग्रेट होती है, और इससे जो इम्पैक्ट होता है उस कंट्री के ऊपर, तो ये कंट्री भी जो जिसके साथ में इंटीग्रेट हुई है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है. ये कोरोना वायरस में भी हमने देखा. और जब जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो ये पूरे शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज सभी वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करता है. शुरुआत करते हैं रिसेशन की. रिसेशन हुआ था इससे पहले 2008 में. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. इकोनॉमी को अगर समझना है, दुनिया की इकोनॉमी को अगर समझना है, 2008 का रिसेशन तुम समझ लो, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी तुम्हारे समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में रिलेटेड है. अगर मुझे 2008 का रिसेशन तुम लोगों को समझाना है कि 2008 का रिसेशन एक्चुअल में है क्या, तो मैं शुरुआत करूंगा 1969 से. 1969 में एक कंट्री थी जिसने समझ लिया था कि अगर तुम्हें दुनिया पे राज करना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा जो बाकी कंट्रीज कर रही है. तुम्हें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा जो बाकी कंट्रीज कर रही है, और वो कंट्री थी चाइना. हर बार रिसेशन के पीछे कभी ना कभी तो इसका हाथ रहता ही है. जैसे इस बार है वैसे पिछली बार भी था. 1969 में चाइना ने समझ लिया था कि इसको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है. और उन्होंने कंपनी, या फिर जिससे बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया. अब तीन चीजें हो सकती है. एक हो सकता है सर्विस सेक्टर, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है. एक हो सकता है एग्रीकल्चर, ये तो तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है. और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसे बोल सकते हो.
तो 3 सेक्टर है. इंडिया मोस्टली बिलीव्ह करता है एग्रीकल्चर किंवा लहानपणापासून आपण शिकत आलो किंवा भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि भारतातले 70% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. म्हणून भारत हा कृषीप्रधान देश है, भारत में 70% शेतीवर अवलंबून है. चाइना ने 1969 में समझ लिया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, बेस्ट वे है मैन्युफैक्चरिंग करो. मैन्युफैक्चरिंग करो तो इंडस्ट्री शुरू करो, इंडस्ट्रीज को बढ़ाओ. जितना ज्यादा तुम इंडस्ट्रीज को बढ़ाओगे उतना तुम दुनिया पे राज करोगे. ये उनके लिए जरूरी था. ये इंडिया के लिए जरूरी नहीं था कभी. ये इंडिया के लिए क्यों जरूरी नहीं था? क्योंकि 1969 में चाइना इज बेसिकली, मतलब ये इंडिया के लिए इसलिए जरूरी था, ये समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में चाइना के लिए क्यों जरूरी था. 1969 में जब चाइना ने डिसाइड किया कि उसको मैन्युफैक्चरिंग देनी है, क्योंकि उसको लोगों को उसको जॉब देना बहुत जरूरी था. वहां पे अगर जॉबलेस लोग रहते तो चाइना आज जो तुम्हें चाइना अभी दिख रहा है वो चाइना तुम्हें कभी दिखता ही नहीं. क्या सिचुएशन थी ऐसे कि चाइना में इतना इतना जॉब देना जरूरी था? तो 2 तरीके की कंट्रीज होती है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री, एक कम्युनिस्ट कंट्री. कम्युनिस्ट कंट्री तो चाइना इज बिलोंगिंग टू द कम्युनिस्ट कंट्री विच इज कम्युनिज्म. वहां पे चाइना में कोई इलेक्शन नहीं होता, वहां पे सिंगल पार्टी है. वहां पे कोई 5 साल बाद ये नहीं बोलता कि आप हमको है ना, हमको सिलेक्ट करो या ये करो या हमें वोटिंग करो और उसके बदले में हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे. वहां पे ये कोई वादे नहीं होते. कश्मीर वादे तो इंडिया में ही होते थे, है ना. तो चाइना में इलेक्शन नहीं होता. तो अगर एक ही पार्टी पूरा रूल करती है, आपने देखा है कभी भी इंडिया में 5 साल 10 साल 15 साल बाद चेंजेस आते हैं, क्योंकि लोग एक ही आदमी से परेशान हो जाते हैं. और चेंजेस लाना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक ही पार्टी जब कोई रूल करती है तो उससे लोगों के एक्सपेक्टेशन जो है कम होते हैं. अरे क्रिकेटच्या टीमचं उदाहरण घेऊ ना आपण, त्यांना प्रत्येक वेळेस एक ना एक प्लेअर बदलावं लागते. इव्हन दो द प्लेयर इज केपेबल ना, तरी तो बदलावं लागते. म्हणजे पहा तुम्ही आता एक उदाहरण, म्हणजे आता रिसेंट मध्ये आपण ऑस्ट्रेलियाचा टूर जिंकलो. जिंकायच्या मागे माझं म्हणणं आहे की एक महत्वाचं कारण हे होतं की कॅप्टन चेंज झाला होता. जब भी कोई नया कैप्टन होता है तो नई उमंग लेके आता है, लोगों में नया जोश होता है. सेम होता है, लोग एक ही एक चीज से बोर हो जाते हैं, वैसे एक ही एक पार्टी से भी बोर हो जाते हैं. लोगों को चेंजेस जरूरी है. चाइना में तो कोई इलेक्शन ही नहीं है, कोई तो प्रॉमिस करने वाला भी नहीं है की हम हे करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे. लोकांना चेंजेस भेटणारच नाही. मग लोकांना जर चेंजेस नाही भेटले, उद्या लोक जर का रस्त्यावर आले की डेमोक्रेसी पाहिजे, बेसिकली चायना तर कम्युनिस्ट कंट्री, लोक जर का रस्त्यावर आले की आम्हाला डेमोक्रेसी पाहिजे, तर चायनाची इकॉनॉमी कोलॅप्स होऊन जाईल, संघर्ष होतील, उठाव होतील. हे सर्व झालं नाही पाहिजे, म्हणून चायनाला जॉब देणं आवश्यक आहे. भारतामध्ये तसं नाही आहे. भारत ह्या बाबतीत एक्सेप्शन तुम्ही म्हणू शकता, कारण की जर भारतामध्ये जर समजा जॉब नहीं देऊ शकले किंवा काही नाही होऊ शकलं, इंडिया के पास में चांस है ना कि 5 साल बाद हम देख लेंगे. इवन दो सिचुएशन चेंज नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे तो दिल की तसल्ली है कि 5 साल के बाद हमने कुछ ना कुछ किया करके. चायना में वैसा नाही आहे. चायनामध्ये जर तुम्ही जॉब नसता दिला लोकांना, तर लोकांना 2 टाइमचं जेवण भेटलं नसतं. लोकांना 2 टाइमचं जेवण भेटलं नसतं तर खाली पोट आहे तर शेतामध्ये जातात. लोक रस्त्यावर आले असते की जॉब पाहिजे. जॉब भेटायसाठी मग लोक रस्त्यावर आले, मग उठाव झाले, निदर्शन झाले, सत्ता चेंज झाली, डेमोक्रेसी आली, कंट्री कोलॅप्स झाली, बेसिकली इकॉनॉमी कोलॅप्स झाली. एकदा जर का जॉब लागला, एकदा जर का जॉब भेटला, तो कोणी या उठावाच्या भानगडीत पडत नाही. शायद मेरे लेक्चर तुम्हें बोर लग रहा होगा, पर मैं गारंटी देता हूं कि जब तक ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तुम्हें इकॉनॉमी आधे से ज्यादा समझ में आ चुकी होंगी. 1969 ला चायनाला लोकांना जॉब देणं आवश्यक होतं, कारण की लोकांनी उठाव करू नये. एकदा माणसाला 2 टाइमचं जेवायला भेटलं तर माणूस उठाव करायला भानगडीत पडत नाही. अरे उठाव फिठाव निदर्शन हे कधी जेव्हा 2 टाइमचं जेवण भेटत नाही तेव्हा, बरोबर आहे. 1969 ला चायनाने इंडस्ट्री चालू केल्या कारण की लोकांना जॉब भेटावा, आणि त्याचे 2 फायदे होते. एक तर लोकांना जॉब भेटला, दुसरी गोष्ट लोकांना जॉब भेटला आणि मॅन्युफॅक्चरिंग वाढलं, जो कि चाइना के लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा. मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, तो चाइना बेसिकली बहुत बड़ी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना की है. तो वो कंज्यूम करेंगे, जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे खर्चा करेंगे यहाँ पे घूमेंगे तो वो कंज्यूम करेंगे, तो जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो कंज्यूम होगा. अब इंडस्ट्रीज तो बढ़ रही है, चाइना में जो कुछ भी करती है गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के ऊपर पूरा फोकस लगा दिया उन्होंने इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि उन्हें लोगों को जॉब देना था. ये हो गया पहला चीज.
दुसरा चीज वो सर्व्हिस सेक्टर में जा नाही सकते ते, कारण आता बेसिकली आहेत ते सर्व्हिस सेक्टर मध्ये, पण तेव्हा नव्हते येऊ शकत. कारण तेव्हा ते येऊ शकत नव्हते कारण की इंग्लिश हा त्यांचा वीक पॉइंट. इंग्रजांनी की त्यांच्यावर राज्य केलं नव्हतं ना. चाइना के ऊपर थोड़ी ना अंग्रेजों का राज था, तो इंग्लिश उनको आती नहीं, तो उनको पता था कि जब ग्लोबल में जाएंगे तो अंग्रेजों में फंसेंगे. बरं ते सोडा ते आपल्यावर राज्य केलं, आपली इंग्लिश तुम्हाला माहिती नाही कशी देतात. तो इसलिए वो सर्विस में जा नहीं सकते थे. एग्रीकल्चर पास में जॉब जनरेट होते नव्हते, तो एक ही सेक्टर बचा कि जिससे जॉब जनरेट हो सकते हैं. और इंडस्ट्रीज में जॉब देने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है ना. ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कि इंडस्ट्रीज में जब लोग जॉब करते हैं स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है. 8वी 9वी 10वी 12वी 15वी, अरे जर तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये काम करायचं आहे तर तुम्ही काहीही शिका ना, तुम्हाला जॉब आहेच कुठे ना कुठे. और गेटिंग माय पॉइंट. तो जॉब जनरेशन जो होगा वो इंडस्ट्री में होगा. इंडिया ने अभी अगर इस बात को समझ लिया तो यहां से भी इंडिया डेवलपमेंट कर सकता है और बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है. तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी. बहुत सारा चाइना ने कंज्यूम किया, लेकिन उसके बाद में भी बहुत कुछ बचा. तो जो बचा, अब सपोज जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना या है ना, तुम प्रेसिडेंट हो चाइना के और तुम्हारी कोई कंट्री है और तुमने मैन्युफैक्चरिंग किया और उसमें से बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग बचा. खुद होके सोचना तो ज्यादा रियलिस्टिक वे पे सोच पाओगे तुम लोग कि चाइना ने क्या किया, इससे मेरे को करना है ना. बेटर वे है कि अगर मैं वहां पे होता तो मैं क्या करता. अगर तुम वहां पे होते तो तुम क्या करते. कि चाइना ने बहुत सारा कंज्यूम कर लिया, बाद में भी बचा, तुम क्या करोगे उसका. हम पड़े रहने देंगे, ऐसे तो होगा नहीं. तो क्या करोगे क्या तुम इसका. तो नेचुरली एक ही सॉल्यूशन है तुम्हारे पास में इसका कि उसको एक्सपोर्ट करो. तुम उसको एक्सपोर्ट करो. एक्सपोर्ट करोगे तो उससे तुम्हें बेनिफिट है, तुम्हारा ट्रेड बढ़ेगा. ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट करोगे, ट्रेड बढ़ेगा, तुम्हारे पास में फॉरेन एक्सचेंज आएगा. फॉरेन रिजर्व जिसके ऊपर पूरी कंट्री चलती है. तो फॉरेन एक्सचेंज चाइना के पास में आने लगा. लेट्स से डॉलर आने लगा. फॉरेन एक्सचेंज में एक करेंसी वैल्यू पकड़ लो कि डॉलर. चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, चाइना के पास में डॉलर आ गए. फिर से दूसरे साल में मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर से एक्सपोर्ट किया, फिर से डॉलर आने लग गए. तीसरे साल एक्सपोर्ट किया, फिर से मैन्युफैक्चरिंग, फिर से एक्सपोर्ट, फिर से डॉलर. पैसा बहुत बुरी चीज है. पैसा बहुत बुरी चीज है. वो है तो भी प्रॉब्लम, नहीं है तो भी प्रॉब्लम. नहीं है तो क्यों नहीं है इस बात की प्रॉब्लम, और है तो करना क्या है इस पैसे का, ये प्रॉब्लम. और चाइना दूसरे वाला प्रॉब्लम से फेस कर रहा था कि इसके पास में जो पैसा आ रहा है, अब इस पैसे का करे क्या. ये जो पैसा चाइना के पास में आ रहा है, इस पैसे का करे क्या. और पैसा आ ही रहा है ना, क्योंकि तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आ रहा है. इन पैसों का करना क्या. अच्छा, तुम पैसों को घर पे नहीं रख सकते. समझाता, थोड़ा ना कंट्री, थोड़ा ना चाइना, अपन आप लोग उदाहरण क्यों कि अगर तुम्हारे पास में पैसे आ रहे, 10,000 रुपए आ रहे, तुमने घर पर रख दिए, फिर से 10,000 रुपए आए, फिर से तुमने कपाट में रख दिए, 20 आए, 30 आए, और हर साल 10 या हर महीने में 10 आ रहे हो और तुम किसी जगह पे रख रहे हो. ये सही है क्या. वो पैसा जो तुम कपाट में रख रहे हो सही है क्या. मना चोरी का डर रहता है ना. तो चोरी छोड़ के थोड़ा बहुत अगर और ऊपर जाके सोचेंगे थोड़ा बहुत, तो अगर तुम्हारे पास में आज मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ तो तुम लोग खुश हो जाओगे कि हाँ 1 लाख रुपए मिल गए करके. 1 लाख रुपए तुम जाओगे, घर पे जाओगे, कपड़ ओपन करोगे और कपड़ में रख दोगे. दूसरे दिन तुम गए, तुमने कहा, तुमने आए, तुमने कपड़ ओपन किया, तुमने फिर से गिने, तुम्हें 1 लाख रुपए मिले, तुम फिर से खुश हो, फिर से कपड़ को बंद कर दिया, फिर से तुम, है ना. 8 दिन बाद वही सिचुएशन थी, 15 दिन बाद वही सिचुएशन थी, 1 साल बाद भी शायद वो सिचुएशन हो सकती है कि तुम सोच सकते हो कि मेरे पास में 1 लाख रुपए है. 10 साल बाद वो सिचुएशन रहेंगी, शायद नहीं रहेंगी. क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा और वो 1 लाख रुपए रहेंगे, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो कम होती जाएंगी. तो जो भी पैसा तुम्हारे पास में है उसको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. ये बात अगर मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें समझा सकता हूँ तो चाइना वाले तो वहां पर समझ ही रहे होंगे. तो इसलिए उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा कि उनको पास जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करें.
अगर उनको ये दिक्कत थी तो अपने को भी दे सकते थे, लेकिन वो इतने, तुमने तो देखा चाइना वाले लोग कैसे हैं, तो वो तो सुनते नहीं है अपनी बात। तो चाइना ने सोचा कि इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो विच इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट? दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह कौन सी है कि जहां पे वो पैसा रखा जाए, या कौन सी कंट्री ऐसी है कि जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट किया जाए? तो मुझे चाइना खुद एक कंट्री ऐसी हो सकती है कि जहां पे इन्वेस्ट किया जाए, और चाइना को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। बेसिकली चाइना को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि चाइना पता है कि वी आर रनिंग इन अ कम्युनिज्म कंट्री या कम्युनिस्ट कंट्री। यहाँ पे कभी भी रिवोल्ट हो सकते हैं, कभी भी जो सीन है वो चेंज हो सकता है, इकोनॉमी जो है पूरी कोलैप्स हो सकती है। वेयर है चाइना ने बहुत सारा पैसा जो है इन्वेस्ट किया है खुद ने, अफ्रीका में बहुत जमीन या बहुत इंडस्ट्रीज उन्होंने परचेज की है, और वो सब चला रहे हैं। वो ये उनका प्लान है, उनका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में भी जो पैसा बचा, फिर उन्होंने क्या किया? द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट विच इज अमेरिका। अभी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से थोड़ा सी दिक्कत आ गई थी अमेरिका में, वेयर वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बढ़िया है। वैसी डेमोक्रेसी आप कहीं भी देखोगे जैसे अमेरिका में है। फ्रीडम टू स्पीच, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, कॉपीराइट लॉ उनका बहुत बढ़िया है, सभी सभी है ना। द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट, की जो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ मैं छोड़ दिया, भूल गए वो कौन से पैसे थे, है ना, दोस्त यारी में लिए थे वो भूल गए, भूल जाओ तुम भी। तो ऐसा कोई भी कंट्री बोल सकते हैं, अमेरिका कभी नहीं बोलेगी। तो चाइना ने सोचा कि क्यों ना पैसे जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट किए जाए। तो चाइना ने अमेरिका से पूछा कि क्या हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? अमेरिका ने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, परचेज टी-बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स। तो अमेरिका ने चाइना को कहा कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है ना, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्ही आमचे टी-बिल्स परचेस करा, टी-बिल्स परचेस करा म्हणजे ट्रेजरी बिल्स परचेस करा। तो अमेरिका चाइना के ट्रेजरी बिल्स, है ना, अमेरिका ने चाइना को अपने ट्रेजरी बिल्स बेचे। ट्रेजरी बिल्स बेचे मतलब कोई प्रोडक्ट न दिया, बस कागज पे लिख के दिया कि हाँ हाँ हमने लोन लिया है। अब एक सिंपल चीज है इसमें, जितनी सेफेस्ट कंट्री होंगी उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जितनी सेफेस्ट तो कंट्री होंगी उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगी। अमेरिका इज द सेफेस्ट कंट्री। अरे बात सोपी उदाहरण है ना कि जितकी सेफेस्ट बैंक तितका कमी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर तुम एसबीआई में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए चले जाओ और तुम किसी कोऑपरेटिव बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए चले जाओ, तो तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देगा कौन? नेचुरली कोऑपरेटिव बैंक। तुम बोलोगे सर एसबीआई इतनी बड़ी बैंक है उतना देना चाहिए, वो नहीं देंगे, क्योंकि वो एसबीआई बोलती है कि हमारे पास में इन्वेस्ट करो, हम इतना ही देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में बहुत है, हमें जरूरत नहीं है, हम इतना देंगे, तुम्हारे पैसे सेफ रहेंगे। तुम्हें अगर पता है, मतलब तुम्हें अगर चाहिए तो लो या फिर इन्वेस्ट करो, अदरवाइज तो तुम दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। वही कोऑपरेटिव बैंक के पास में पैसे नहीं है तो वो बोलेंगे दे दो, हम तुम्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, क्योंकि उनके पास में पैसों की दिक्कत रहेगी। तो जितना सेफ कंट्री होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो अमेरिका ने चाइना को टी-बिल्स बेचे, चाइना ने परचेस कर लिए, अमेरिका के कागज गया था, पैसे आ गए अमेरिका के पास में। अब चाइना को तो छुट्टी मिल गई कि चलो चले गए पैसे, अब अमेरिका की दिक्कत बनना शुरू हो गया। अब जो दिक्कत चाइना को आ रही थी वो अमेरिका को आने लग गई। उनको तो लगा ही नहीं ना दिक्कत है, उनको तो मिला कि यार अपने को तो फ्री में पैसे मिलने के लिए, है ना, फ्री में पैसे यूज करने के लिए मिल रहे हैं। तो अमेरिका तो समझ में ही नहीं आया कि अपने लिए दिक्कत है करके। पैसा वैसे दिक्कत नहीं होती किसी के पास भी, अगर किसको लगता है दिक्कत है तो मेरे पास में आके दे सकता है, वो एक अलग बात है। तो अमेरिका के पास में पैसा आना शुरू हो गया, तो अमेरिका खुश कि अपने पास में पैसा आ रहा है, और वो भी जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जीरो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज जीरो से नजदीक ही पूछूंगा 1-2% से। और इतना बड़ा पैसा अगर 1-2% से मिल जाए कंट्री को इन्वेस्ट करने के लिए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अमेरिका, उनके पास में पैसा आना शुरू हो गया, तो अमेरिका वाला खुश। अब अमेरिका को दिक्कत आना शुरू हो गई कि पैसों का करेंगे क्या।
अमेरिका बिन पैसों का करेंगे क्या? ये अमेरिका ने सोचा, सपोज यू आर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, बोले सर आप क्या क्या पोजीशन हमको बदला रहे हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बोल देते हो, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका बोल देते हो, तो ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। सपोज यू आर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका और तुम्हारे पास में पैसे आ रहे हैं और तुम खुश हो कि तुम्हारे पास में पैसे हो रहे हैं, व्हाट विल यू डू? तुम क्या करोगे? तुम उन पैसों का क्या करोगे? हम तो स्कैम कर देंगे और घर पे लेके चले जाएंगे, ऐसा मत बोलना है। तो अमेरिका ने क्या सोचा कि ये जो पैसा आ रहा है ये एक जगह पे जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है बैंक। अल्टीमेटली लोगों के पास में जो पैसा जाएगा वो तो बैंक से जाता है ना। अल्टीमेटली लोगों के पास जो पैसा जाता है, बेसिक लॉजिक है, जो बैंक से ही जाता है। कोई अपने घर से पैसे छाप के थोड़ी ना लाता है। बोले सर हम बैंक में तो पैसे हम भरते हैं। अरे तुम्हारे पास में जो पैसा है वो तो गवर्नमेंट से है ना, और गवर्नमेंट ने बैंक में डाले, बैंक से तुमने निकाले। अल्टीमेटली पैसा जो आता है लोगों के पास में बैंक से आता है। तो अमेरिका ने क्या किया, बैंकों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो सेंट्रल बैंक जो अमेरिका की है उसके पास में पैसे हैं, उसने बैंकिंग में पंपिंग शुरू कर दी पैसों की। तो अब अमेरिका के बैंक के पास में पैसे आना शुरू हो गया। अब जैसे ही बैंक के पास में पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो बैंकों को डिपॉजिट नहीं चाहिए। बैंकों को कौन चाहिए होगा? बेसिकली बैंक तो चलती है ऐसे ना। व्हाट इज बैंकिंग? बैंक है क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, है ना, कि लोगों से पैसा लेना और लोन को देना, यही काम है ना बैंकिंग का। तो बैंक में पैसा आया, अब बैंक को एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, क्योंकि ऑलरेडी बैंक के पास में पैसा है। लोन लेने वाले लोग कम है बैंक के पास में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो बैंक ने क्या किया कि लोन लेने वाले लोगों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया, क्योंकि बैंक को बहुत सस्ते में पैसा मिल रहा था। समझ में आ रहा है? तो बैंक को बहुत सस्ते में पैसा मिल रहा था, तो बैंक ने क्या कर दिया, हाउसिंग लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दिया। तो लोगों ने लोन लेना शुरू किया, हाउसिंग लोन। तो घर परचेस होने लगे, घर बेचने लगे, कंस्ट्रक्शन होने लगे। तो जब वो समय ऐसा था कि जब अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी बूम कर रही थी मार्केट में, क्योंकि क्या है कि लोगों के पास में पैसा आ गया तो लोग किसी की सुनते नहीं है। वैसे भी आजकल भी तो कहां पर सुनते हैं। तो लोगों के पास में पैसा आ रहा था, लोग खर्च कर रहे थे। तो जितना ज्यादा खर्च कर रहे थे उतना लोगों में पैसा रोटेट हो रहा था। जितना रोटेशन हो रहा था उतना बाय डिफॉल्ट कंट्री बढ़ रहा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था। और जैसे जैसे घर परचेस कर रहे थे या घर या होम लोन ले रहे थे, बाय डिफॉल्ट अगर कोई घर बनाता है ना तो सीमेंट लगता है, और क्या क्या लगता है, बोर्ड नहीं लगता होगा शायद, क्योंकि बोर्ड क्लास में ही लगता है। सीमेंट लगता है, फिर कांच लगता है, फैंस लगते हैं, ट्यूबलाइट लगती है, सभी लगता है, मोबाइल भी लगते हैं। ये सब चीजें लगती है जब कोई घर बनाता है। आर गेटिंग इट? तो इन सब का मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ता है, तो जॉब्स बाय डिफॉल्ट जनरेट होते हैं। तो ये बूम अमेरिका में हो रहा था। बाय डिफॉल्ट घरों की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही थी, क्योंकि डिमांड बहुत है, तो घर की कीमत बढ़ रही है। अब एक ने 10 लाख में परचेज 10 लाख, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अमेरिका में 10 लाख मतलब कोई नहीं है, वो उन लोगों की 1-2 महीने की सैलरी होंगी 10 लाख रुपए। तो किसी ने 10 लाख में परचेज किया, 2 दिन बाद किसी ने 12 में परचेज किया, 3 दिन बाद किसी ने 13 में परचेज किया, प्राइस बढ़ रही है। एक्चुअल में वो एप्रिसिएशन नहीं है, वो तो बूम चल रहा है कि इसके पास में, उसके पास में, सभी के पास में, सभी के सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, ये बात अलग है। और फिर क्या हुआ कि किसी ने परचेस किया तो अमेरिका में बूम चल रहा था, और जो हाउसिंग लोन की जो प्राइसेस है वो बढ़ रही थी। पर एक्चुअल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे प्राइसेस बढ़े। वो तो बस स्पेकुलेशन चल रहा था कि प्राइसेस बढ़ रही है। एक समय जब भी कोई ऐसा फ्लो आता है जिसमें प्राइसेस बढ़ती है, बैठती है, तो लोगों को पता चल जाता है कि एक्चुअल में तो इतनी प्राइस है ही नहीं, और बाय डिफॉल्ट प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाता है। हुआ क्या कि बैंक में पैसा आ रहा था, बैंक पैसा दे रही थी लोगों को, और जब बैंक लोगों को पैसा दे रही थी तो बैंक ने ये सोचा कि लोग लोन रह रहे हैं और इससे इकोनॉमी बहुत बूम हो रही है, तो
अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना इसमें पूरे वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन किया जाए। तो पूरा वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन करेंगे कैसे? तो अमेरिका ने कहा कि देखो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बूम चल रही है, अगर दुनिया को पार्टिसिपेट करना है तो वो हमारे सीडीओ सीडीएस परचेस करे। अब सीडीओ सीडीएस ये है क्या, तो ये इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, ये कभी मैं डिटेल में तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा कि सीडीओ सीडीएस है क्या, कि तो अमेरिका परचेस करने वाला है, अमेरिका बेचने वाला है। तो अमेरिका ने क्या किया, सीडीओ सीडीएस बेचे और दुनिया ने उसमें इन्वेस्ट किया, वो परचेस किया अमेरिका से, और अमेरिका ने उसके कोलेटरल लोन बना के सब बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका को इसमें और पैसा आया, बैंकों के ऊपर प्रेशर बढ़ता गया कि पैसा आ रहा है, तुम बेचो बेचो बेचो, मतलब लोन को बेचो, लोन को दो, क्योंकि बैंक के पास में, अमेरिका के पास में कंटिन्यू फ्लो ऑफ मनी आ रहा था, फ्लो ऑफ मनी आ रहा था, दुनिया इन्वेस्ट कर रही थी, दुनिया इन्वेस्ट कर रही थी, बैंक के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि तुम लोन दो लोन दो लोन दो। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी लोन दिया गया उस चक्कर में, क्योंकि लोन तो 0% से चल रहा था। 0% मतलब अब तो 0 मतलब बहुत कम रेट पे लोन चल रहा था। अब लोन लेने वाले लोग तो आ जाते हैं ना, अगर कोई इतने सस्ते में लोन दे रहा है तो आ जाते हैं। तो क्राइटेरिया साइड में रख दिया गया और लोगों को लोन देना शुरू हो गया, क्योंकि बैंक के ऊपर प्रेशर था। अब बैंक ने लोन देते गए, ऐसे लोगों को लोन दिया गया कि जो है ना रिपे नहीं कर पाते थे, और एक्चुअल में जो घर की कीमत थी वो तो वैसे ही बढ़ी हुई थी, उसमें बढ़ने से तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो कीमत बढ़ रही है। बाद में जब लोगों ने घर परचेस किया तो लोगों ने सोचा कि हमने घर परचेस किया, मान के चलते कि 50 लाख में परचेस किया, एक्चुअल कॉस्ट तो घर के 50 लाख है ही नहीं, और हम लोन 50 लाख लेके बैठ गए। अब 50 लाख हमको रिपे करने पड़ेंगे। अब 50 लाख अगर तुम रिपे करने के लिए जाओगे तो जिस घर की कीमत है 20-30 लाख है, तुम 50 लाख रिपे करो तो तुम बेवकूफ हो। इससे अच्छा तो है कि लोन ही मत भरो। तो घर का क्या होगा, तो बैंक घर बेच देंगे। अब जब बैंक घर बेचने पे आती है तो उस रेट में कोई परचेस नहीं करता था, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि 20 लाख 30 लाख की घर की कीमत है। एकदम से एनपीए बढ़ गया, लोगों ने है ना, लोगों ने जो हाउसिंग लोन लिया था वो भरना बहुत कम हो गया, बंद हो गया, कई जगह रिपेमेंट हुआ ही नहीं, और हाउसिंग क्राइसिस जो है वो अमेरिका में बढ़ते गए। अब ये जब क्राइसिस बढ़े अमेरिका में, तो पूरी दुनिया ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। कुछ लोगों को डाउट है कि सर तुम रिसेशन का टॉपिक ले रहे थे और ये कहाँ पे अमेरिका आ गया, कहाँ पे चाइना आ गया, कहाँ पे 1969 है, कहाँ पे 2008 है, तुम कहाँ पे आ गए? यही है, अगर दुनिया को समझना है, इकोनॉमिक टर्म्स को समझना है तो पूरा उसका बैकग्राउंड एक बार समझ लो। एक बार अगर बैकग्राउंड समझ लिया तुम लोगों ने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2008 में क्या हुआ कि लोगों ने लोन रिपेमेंट बंद कर दिया, बैंक डूब गए सबसे पहले तो, क्योंकि बैंक ने लोन दिया था। अब जैसे ही बैंक डूबने लगी अमेरिका की, तो जो दुनिया ने देखा कि अरे हमने भी पैसे लगाए इसमें, और हमने नहीं बाकी सब बैंकों ने पैसे लगाए, मतलब दुनिया की हर एक कंट्री ने पैसे लगाए हैं, तो सबकी इन्वेस्टमेंट हो गई थी और सब डूब गए थे। सबकी इन्वेस्टमेंट हुई थी और सब डूब गए थे। अब इसमें एक खासियत होती है, रिसेशन मतलब ऐसा नहीं होता कहीं से कि कोई तुमसे पैसा लेके चला जाता है। अरे कोविड में भी तो ऐसे कहां पे हुआ कि कोई किसी से पैसा लेके चला गया, कोई आया था कि तुमसे मांगने के लिए कि अरे भाई रिसेशन आ रहा है, पैसा दे दो हमारे पास में। नहीं, पैसा तो जो इकोनॉमी में है वो इकोनॉमी में रहेगा ना, पैसा थोड़ी ना कोई उठा के लेके जाता है। अरे तो पैसा आपल्याजवळ आहे तो आपल्याजवळ असते, तो लोकांजवळच असते, तो कुठेच जात नाही। पण तरी रिसेशन का म्हणतात, काय प्रॉब्लेम येते? तो क्या होता है कि पूरी दुनिया ने इन्वेस्ट किया था अमेरिका में, और पूरी दुनिया की बैंक्स जो है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, हेड्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट किया था, इसलिए इंडिया के किसी नेशनलाइज्ड बैंक में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं था, सिर्फ एक बैंक का इन्वेस्टमेंट था, वो थी आईसीआईसीआई। तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, पूरी दुनिया ने इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही पता चला कि ये डूब गया है। अब किसी कंट्री को पता नहीं कि कौन सी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे है, कि कौन कितने से डूबा हुआ है और कौन कितने से बाहर है, किसी को पता नहीं। अब जब एक कंट्री को पता नहीं है कि दूसरी कंट्री कितनी डूबी हुई है, तो वो उसके साथ में जब ट्रेड करेंगी तो वो भी इतना ही संभल के ट्रेड करेंगी।
कि इससे अच्छा बेटर वे वो निकालेंगी कि वो ट्रेड ही नहीं करेंगी। तो कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ में ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं थी उस समय, क्योंकि किसी कंट्री को ये पता नहीं था कि सामने वाली कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्योंकि उसने कितने इन्वेस्ट किया है अमेरिका में। ये बात अलग है कि अमेरिका को ऐसा पता होगा कि किसने कितना इन्वेस्ट किया है ना, वैसे डाटा लीक नहीं होता वहां से। तो हर एक कंट्री ने इन्वेस्ट किया था, तो कोई कंट्री एक दूसरे के साथ में ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसमें डर का सिचुएशन तैयार हो गया। हर एक कंट्री ने अपने जो एक्सपोर्ट्स है या इंपोर्ट्स है ना, वो कम कर दिए, क्योंकि हम उसके साथ में ट्रेड करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और अगर हम क्रेडिट पे मांग लेंगी कंट्री तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो कितने डूबी हुई है अपने को पता नहीं है। तो हर एक कंट्री ने एक दूसरे के साथ में ट्रांजेक्शन कम कर दिए। अब हुआ क्या कि हर एक कंट्री ने एक दूसरे के साथ में ट्रेडिंग कम कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट सीधा बाकी कंपनीज के ऊपर हुआ कि जो बाकी वाली कंपनीज थी वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे और वो एक्सपोर्ट करते थे, तो अब देश ने बोल दिया कि उनके साथ में एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो जो कंपनीज थी जो एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती थी उनका सेल कम हो गया। उनका सेल कम हुआ तो उन्होंने सोचा कि एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, हमसे बेचा नहीं जा रहा है, हम इतना बना के करेंगे क्या, तो उन्होंने कम बनाना शुरू कर दिया। जब वो कम बनाने के ऊपर आए तो उन्होंने सोचा कि इतनी मैन पावर हमारे पास में, इतनी मैन पावर को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मैन पावर रिड्यूसिंग करना शुरू कर दिया। अब मैन पावर जैसे ही रिड्यूस करना शुरू कर दिया कंपनी में, तो लोगों का जॉब गया। तो लोगों ने सोचा कि यार जॉब चला गया अपना, या दो दोस्त है साथ में काम करते हैं और किसी एक दोस्त का जॉब चला जाए तो दूसरा बोलता है कि साहब अपना तो कब जाएगा पता नहीं है। तो दूसरा क्या करता है कि अपना जॉब कभी भी जा सकता है, तो बेस्ट वे है कि तुम खर्चा लिमिटेड करो, जितना तुम्हें जरूरी हो उतना ही खर्चा करो, उससे ज्यादा खर्चा मत करो, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है। फ्यूचर में पता नहीं जॉब कितने दिन तक चलेगा, जब दूसरा जॉब मिलेगा ये होगा तब तक 5-6 महीने 7 महीने 8 महीने कैसे निकालने पड़ेंगे। तो 7-8 महीनों का सर्वाइवल जो हमको करना है, उसके लिए पैसा तो हो मेरे पास, उसके लिए सेविंग तो हो मेरे पास। अदरवाइज तो कार परचेस करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कार परचेस करना इससे बेटर उसको लगा कि मैं कार परचेस करूं, इससे बेटर है कि मैं सेविंग करूं और खर्चा कम से कम करूं। तो खर्चा जो जरूरी चीज है उसके ऊपर ही खर्चा हो, तो अब उससे क्या होगा। वैसे सेविंग एक बहुत अच्छी चीज है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, लेकिन अगर तुम सब लोगों के हिसाब से देखोगे तो सेविंग, कंट्री के हिसाब से देखोगे तो सेविंग एक बहुत अच्छी चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या होगा कि अगर इस आदमी ने सेव करना शुरू कर दिया तो वो जो बाकी जगह खर्चा कर रहा था, अब ये अकेला आदमी नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जिनको लगा कि अपना जॉब जा सकता है, उन्होंने सेविंग स्टार्ट कर दिया। आता समजा तो माणूस येताना समजा रोज फळ घेऊन येत होता, बरोबर आहे, आपल्या कोर्टावरून, बरोबर, आता फळांना कमी करून टाकले की त्याला वाटलं की चला फळांना रोजचे आणि हे करावं, तर त्याने विचार केला की हे सर्व खाल्ल्यापेक्षा आपण भाजी पोळी जे होते, बायकोमध्ये फालतूचा खर्च नका करत होते, त्यापेक्षा मी घरी पोहे चांगले करू शकते, बरोबर। तो क्या हुआ उससे कि उसने सेविंग जो है वो बढ़ा दिया, एक्सपेंस कम कर दिया, तो बाकी जो वो खर्चा कर रहा था उनको लगा कि अपने पास में पैसा कमा रहा है। जैसे फ्रूट वाला जो होगा, जिससे फ्रूट लाता था या बहुत सारे लोग फ्रूट लाते थे और उन्होंने लाना बंद कर दिया, उसने सोचा कि अपना जो दिन का इनकम है वो डेली 1000 होता था, आज मेरे पास में 400-500 रुपए आ रहे हैं, क्या शायद मेरा भी बिजनेस जो है बैठ रहा है क्या, तो क्या मेरा बिजनेस जो है बैठ रहा है क्या। तो फिर उसने क्या किया, उसने भी सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। अब हर कोई सेविंग कर रहा है और कोई भी आदमी एक्सपेंस नहीं कर रहा है। तो जब डर का माहौल होता है और सभी सेविंग करते हैं और कोई एक्सपेंस नहीं करता है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिसेशन। ये होता है रिसेशन कि हर एक आदमी जो फोकस करता है वो सेविंग के ऊपर फोकस करता है और कोई भी आदमी एक्सपेंस के ऊपर फोकस नहीं करता, उस सिचुएशन को तुम कहोगे है रिसेशन। अभी भी ऐसे ही चल रहा है ना, फ्यूचर अनसर्टन है, लोगों को पता नहीं अपना जॉब होगा नहीं होगा, कब तक होगा, कोरोना कब तक रहेगा, जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, आगे जो फ्यूचर रहेगा वो कैसे रहेगा। तो फ्यूचर अनसर्टन है, तो लोग सेविंग कर रहे हैं, लोग खर्चा नहीं करना चाहते ज्यादा, तो
तो लोग अगर खर्चा नहीं करना चाहते ज्यादा, बाय डिफॉल्ट लोग सेविंग करते हैं, तो क्या होता है, एक डर का माहौल आ जाता है हर जगह और खर्चा कम हो जाता है, तो हम उसको बोलते हो रिसेशन। और रिसेशन का इम्पैक्ट क्या होता है कि जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, क्योंकि मार्केट में जितना पैसा घूमना चाहिए उतना नहीं आता। तो इसके ऊपर क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? रिसेशन तो शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रिसेशन किसे कहते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, ये सब देखेंगे लेकिन दूसरे वीडियो में।